हेलो दोस्तों, मैं अंजलि फ्रॉम बायोलॉजी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को मेंडल के थर्ड लॉ के बारे में बताऊँगी, जो कि चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से लिया गया है। दोस्तों, ये थर्ड लॉ जो है ये अपने बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ से टोटली अलग है। और जैसा कि मेंडल ने अपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में उन्होंने एक कैरेक्टर को एट अ टाइम लेके, जिसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, वो उन्होंने अपने मटर के अंदर एक कैरेक्टर को लेने के साथ अपने फर्स्ट 2 लॉज बताए थे, जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोस्तों, इस वाले लॉ को देने के लिए मेंडल ने ही मटर के ऊपर, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम है, उन्होंने डाई हाइब्रिड कैरेक्टर लिए थे, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उन्होंने 2 कैरेक्टर एट अ टाइम लेके और उसको फिर क्रॉस कराया था। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि रिजल्ट विल ऑलवेज बी सीन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल का जो थर्ड लॉ है वो हमेशा आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही दिखेगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि जो गैमीट हर एक एलील को ले लेके अलग अलग तरीके से रिकॉम्बिनेशन बनाएंगे। वो गैमीट किस तरीके से एक एलील दूसरे एलील से कैसे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है जब वो F2 जनरेशन का इंडिविजुअल बना रहा है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इट। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्रॉस करेंगे, वी विल क्रॉस 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम, यानी 2 कैरेक्टर को एक साथ लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द 2 homozygous parents differing in 2 pairs of contrasting traits are crossed, the inheritance of one pair of allele is independent of the other. That means each character is inherited independently. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जब हम 2 कैरेक्टर को लेंगे तो एक कैरेक्टर के 2 एलील होंगे, राइट। लाइक मान लीजिए एक कैरेक्टर है, क्योंकि ऐसा क्यों है कि 2 कैरेक्टर के एक एलील होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड मतलब उसका क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, यानी इस बात का मतलब ये है क्रोमोसोम उसमें हमेशा पेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो जब पेयर में पाया जाएगा तो ये डिप्लॉयड कहलाएगा। लेकिन जब ये मियोसिस होगा, इस पर्टिकुलर सेल में मियोसिस होगा, और ये कौन सी सेल होगी? ये गैमीट सेल होगी। तो इसमें दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अलग होने के बाद ये क्रोमोसोम जहाँ भी जाएंगे फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो किसके साथ कैसा फ्यूजन करेंगे? जिस फीमेल या अपने मान लीजिए करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट गैमीट के साथ फ्यूज़ करेंगे, तो उसके साथ कौन सा कैरेक्टर लेके ये रिप्रेजेंट करेंगे खुद को F1 जनरेशन में। ये एक्चुअली में डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की टर्म्स होती है। ठीक है, तो आइए हम इसको मेंडल के क्रॉसिंग पैटर्न से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने समझाया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के पैटर्न को। ठीक है दोस्तों, मेंडल के क्रॉसिंग पैटर्न में देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा चार्ट समझाया गया है। पी जनरेशन मीन्स पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन में इन्होंने 2 कैरेक्टर लिया था, और वो कैरेक्टर जो था वो किसके ऊपर लिया गया था? सीड के ऊपर लिया गया था। तो सीड के 2 कैरेक्टर्स क्या थे? पहला कैरेक्टर था इसकी शेप, दूसरा कैरेक्टर था इसका कलर। ठीक, तो शेप क्या होगी? शेप थी इसकी राउंड, कलर था इसका येलो। एक सीड ये लिया इन्होंने, और ये होमोजाइगस थे, यानी ये प्योर ब्रीडिंग लाइन के पेरेंट्स थे। और आपको मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है कि प्योर ब्रीडिंग लाइन कैसे मेंटेन किया जाता है। एक रिकैप दूंगी मैं यहाँ पे कि जब हम किसी एक प्लांट को लेके उसी के अंदर बार बार अप टू सो मेनी सक्सेसिव जनरेशन हम जब सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोजनी आती है
हम श्योर हो जाते हैं कि वो प्रोजनी होमोजाइगस है। क्यों? उसकी आउटब्रीडिंग हुई ही नहीं, उसका किसी दूसरे के साथ क्रॉसिंग हुआ ही नहीं, तो उसके अंदर जो सीड है वो आपका होमोजाइगस ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पैटर्न होता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन को मेंटेन करने का। ठीक, तो यहाँ इन्होंने सीड का शेप और कलर क्या लिया, राउंड और येलो, और इसको हमने एक पेरेंट इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया। हम इसको मेल भी ले सकते हैं, फीमेल भी ले सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने रिंकल्ड ग्रीन को लिया, यानी दूसरा सीड जो था उसका शेप और कलर क्या था, रिंकल्ड और ग्रीन। अब इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हमने अल्फ़ाबेट्स में आर और वाई को लिया, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए हमने इसका इनिशियल्स कैपिटल में लिया है, यहाँ इसको हमने स्मॉल्स में लिया है। ठीक है, अब इन्होंने, चूँकि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे डिप्लॉयड है, ठीक है, कि 2 सेट है, इधर भी और इधर भी। अब इसका गैमीट बनेगा तो जाहिर सी बात है कि एक एलील आएगा, एक शेप का आएगा, दूसरा कलर का आएगा, तो ये आर और वाई आ गया। सिमिलरली यहाँ भी हमारा आर और वाई आ गया, यानी कि ये रिंकल्ड ग्रीन का गैमीट है। ठीक, अब जब हमने इसका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, हमारे पास रिजल्ट मिला F1 जनरेशन में राउंड येलो। मीन्स आप देख सकते हैं अब ये जो हमारे पास इसका जीनोटाइप है, देखिए फिनोटाइप तो राउंड और येलो था, हमको बाहर से इसके सीड राउंड और येलो दिख रहा है। जीनोटाइप क्या हुआ आप देख सकते हैं, इसके में हमारे पास हेट्रोजाइगोसिटी दिख रही है, यानी कि ये होमोजाइगस अब नहीं है, दे आर हेट्रोजाइगस। बट स्टिल लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जहाँ भी आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई जाएगा वहाँ ये डोमिनेंस, यानी वन एलील विल डोमिनेट ओवर द अनदर। ठीक है, तो हमेशा एक कैरेक्टर छुपेगा, दूसरा कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा, जिसमें हम ये बताते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई मेंडल के लॉ के हिसाब से कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, कोई भी किसी भी तरीके का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। जैसे पेरेंट का कैरेक्टर होता है एज इट इज़ वो प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाता है, मेंडल का लॉ ने यही बताया था। ठीक है, तो अब ये हमको ये मिला। अब इसी जनरेशन में देखिए हमने सेल्फिंग करा दी। जब हमने सेल्फिंग कराई तो हमने 2 प्लांट लिए, उन दोनों प्लांट्स में एक को मेल की तरह ट्रीट किया, दूसरे को हमने फीमेल की तरह ट्रीट किया। अब जब हमने उनके गैमीट्स बनाए तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका एक चार्ट बन रहा है, एक चेकर बोर्ड की तरह एक चार्ट बन रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक गैमीट फॉर्मेशन इधर हो रहा है, इसको आप मेल कंसीडर कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सिमिलरली दूसरा गैमीट फॉर्मेशन आप देख रहे हैं यहाँ हो रहा है। ठीक, अब ये गैमीट कैसे फॉर्म कर रहा है आप देख सकते हैं कि सब अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होंगे, यानी एक एलील दूसरे एलील के साथ असॉर्ट नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंटली किसी के भी साथ रिकॉम्बिनेशन कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। तो यहाँ सिमिलरली जैसे गैमीट्स इधर हमारे बन रहे हैं, देखिए एक कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ होगा, दूसरे इस कैपिटल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसी के भी साथ कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके का वो रिकॉम्बिनेशन बना रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके के आप रिकॉम्बिनेशंस देख सकते हैं। अब जब इन सीड्स को आप टैली करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास मॉर्फोलॉजिकली F2 जनरेशन में कितने तरीके का फिनोटिपिक रेशियो आता है। 9 तो आपको मिलेंगे राउंड येलो, ठीक है, यानी जहाँ भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई जाएगा वो सब राउंड येलो बनेगा। लेकिन इसमें एलिलिक रिकॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से, सब इन 9 में भी अलग अलग तरीके से होगा। यही तो मेंडल का लॉ है कि वो इसमें हर एलील दूसरे कैरेक्टर के एलील के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन कैपिटल आर कैपिटल वाई जहाँ जाएगा वो सब आपका राउंड येलो होगा। ठीक है, दूसरा है आपका जो 3 रेशियो में आ रहा है, वो आ रहा है राउंड और ग्रीन, यानी कैपिटल आर ही होगा लेकिन स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर थर्ड है आपका रिंकल्ड येलो, यानी कि स्मॉल आर आ गया इस केस में और कैपिटल वाई आ गया। ठीक है, एक कैपिटल वाई आया तो भी येलो हो गया। चौथा है आपका, चौथा जो फिनोटाइप मिल रहा है वो हमको मिल रहा है 1 के रेशियो में, दैट इज़ रिंकल्ड ग्रीन, यानी F2 जनरेशन है। जैसा कि हमने सेकेंड लॉ में हमने देखा कि F2 जनरेशन में हमको रिसेसिव भी मिल जा रहा है, हम रिकवर कर ले रहे हैं, जो हमने पेरेंट में लिया था हमको F2 जनरेशन में रिकवर हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिंकल्ड ग्रीन भी रिकवर हमारा हो गया। अब ये तो हमारा फिनोटाइप रेशियो हो गया। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटिपिक रेशियो हम देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इस 9 में भी आपके अलग अलग पैटर्न बनेंगे, अलग अलग तरीके के रिकॉम्बिनेशन बनेंगे।
तो देखिए वो क्या होंगे आपके 1:2:2:4, ये तो आपका बनेगा 9, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 9, ठीक है। फिर आपका 1:2, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 3, ठीक। फिर 1:2, ये अगेन आपका रिप्रेजेंट करेगा 3, फिर ये आपका अकेला 1, ये रिप्रेजेंट करेगा 1। तो आप देख पा रहे हैं कि फिनोटिपिक रेशियो के आधार पे जीनोटिपिक रेशियो भी हमारा डिफरेंट ज़रूर आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिनोटिपिक रेशियो को आपको रिजेंबल कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर नहीं आता है दोस्तों, अगर कोई कमी नज़र आती है तो वेलकम फॉर योर कमेंट। आप मुझे अपना कैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी अपने लेक्चर पैटर्न में थोड़ा सा सुधार लाके आप लोगों के लिए बेहतरीन तौर पे काम करके एक अच्छे वीडियोस बनाती रहूँगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं आप लोगों से अपने नए वीडियोज़ में जल्दी मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।